हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 1 अक्टूबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर लेते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक पेज से। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें है नहीं। सबसे जो एक न्यूज़ है कि कोर सेक्टर 6 कंसेक्यूटिव मंथ में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कोर सेक्टर में श्रिंकेज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इकोनॉमी की बैकबोन ये सेक्टर होते हैं। 8 कोर सेक्टर है। ठीक है, इन्हीं से क्या होता है, अगर इनमें डिक्लाइन देखने को मिलता है तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। सारे मल्टीपल सेक्टर पे क्या होता है, इकोनॉमिक श्रिंकेज होती जाती है ना। तो 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया कोल, ठीक है, कोयला और क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस एंड जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं थर्ड, एंड फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कोर सेक्टर हो गए। और ये जो है 40.27% जो है ये कंट्रीब्यूट बनाते हैं, मतलब आईआईपी का। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो आईआईपी का ये कितना करते हैं कंट्रीब्यूशन? 40.27%। और इसको सीएसओ हर मंथ जो है रिलीज़ करता है। ठीक है, और बाकी अभी जो मेन अगर आ सकता है हाल ही के मतलब दिनों में जो पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगस्त में जो देखने को मिला था वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में देखने को मिला था, विच ड्रॉप 19.1% एंड विच वाज फॉलोड बाय सीमेंट 14.6% डिक्लाइन, देन नेचुरल गैस एंड 9.5% इन स्टील एंड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, बट बोथ ऑफ विच ड्रॉप्ड 6.3%। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है हाईएस्ट प्रोपोर्शन रहता है। ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का 28% रहता है हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन द इंडेक्स। देन इलेक्ट्रिसिटी का 19.9% रहता है। और उसके बाद अभी ये 2.7% का इसमें ड्रॉप देखने को मिला है अगस्त में। और इसके अलावा जो है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन 2.6% ग्रो किया है। ठीक है, और 7.3% इन अगस्त। तो ये है। और कोल प्रोडक्शन भी 3.6% ग्रू हुआ है, मतलब बढ़ा है ये। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, बेल्जियम फॉर्म्स न्यू गवर्नमेंट आफ्टर 16 मंथ पॉलिटिकल डेडलॉक। ठीक है, तो बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से नए प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के अभी बने हैं। इनका नाम देख लो, अलेक्जेंडर डी क्रू। ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है, तो ये एक फैक्ट ज़रूरी पता होना चाहिए। द नेक्स्ट यहाँ पे, वर्ल्ड फर्स्ट पेशेंट क्योर्ड ऑफ HIV डाइज आफ्टर कैंसर रिटर्न। ठीक है, तो HIV से आपको पता है कि एक बार किसी को HIV हो जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है ना। मतलब ये है कि उसको दवाई दे के उसको जो ट्रीटमेंट चलेगा HIV का, तो वो मतलब कुछ टाइम तक उसको जीवित रखने के लिए होगा, लेकिन एक टाइम पे वो मरेगा ही। तो इसका नाम क्या था? टिमोथी रे ब्राउन। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन नोन टू बी क्योर्ड ऑफ HIV व्हेन ही हैड अ यूनिक टाइप ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो, एंड ही डाइड इन कैलिफोर्निया। ठीक है, अभी क्योंकि इनका कैंसर हो गया था तो इस वजह से ही डाइड, है ना। तो टिमोथी रे ब्राउन, तो ये भी याद रखना है। देन यहाँ पे जो चाउटिक क्लैश इन क्लीवलैंड टॉन्ट्स ओवर पावर पॉलिसी टॉक्स इन फर्स्ट डिबेट, है ना। तो ये डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन है, तो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, तो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है पहले। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट ये हुई दोनों के बीच में ट्यूसडे को। और काफ़ी सारे जो थे इसमें बातचीत की गई, और मतलब क्लाउन बोला गया, है ना, और शट अप जैसे वर्ड, ये सब चीज़ें भी यूज़ हुई, जैसे अक्सर हमने यहाँ मीडिया चैनल्स में भी देखा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस होते हैं या प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस होते हैं, तो दोनों अगर कोई राइवल हैं, ठीक है, कि एक जैसे कोई भी अपोजिशन पार्टी है और जो अभी रूलिंग पार्टी है, तो उनके जो भी कैंडिडेट हैं PM के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, तो ऐसे फेस टू फेस डिबेट नहीं होती यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है कि डिबेट होगी ही, और आगे इसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो लोग उठे हैं उनके बीच में डिबेट होगी। तो यहाँ पे बातचीत जो हुई वो यानी जो इनका रिकॉर्ड कैसा है और जो बाइडेन का रिकॉर्ड कैसा है पूरे टाइम तक, इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने बोला हमने 45 मंथ में वो सब कर दिखाया जो हमने 45 सालों में नहीं कर पाए, है ना। तो ये सब है। फिर उन्होंने बोला कि हम जो है लॉकडाउन को हटाना चाहते हैं। इन्होंने बोला नहीं, लॉकडाउन को तब तक नहीं हटाना जब तक COVID-19 ठीक नहीं हो जाता, है ना। और ये कहना चाहते हैं कि इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है डोनाल्ड ट्रंप। और इसके अलावा जो रेस और वायलेंस, मतलब यहाँ पे रेसिज्म को लेके बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं ना, रेशियल अनरेस्ट है जो, तो इस पर भी मतलब काफ़ी कुछ बोला। इसके अलावा इंडिया को यहाँ पे कैसे लाए, तो इंडिया एक बार आप खुद ही देख लो। एक बार वॉइस कम कर देना, क्योंकि वो फिर वॉइस कम नहीं हो पाएगी तो प्रॉब्लम होगी। The country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000, and one person is too much. It's China's fault. It should have never happened. They stopped it from going in, but it was China's fault. And by the way, when you talk about numbers, you don't know how many people died in China.
You don't know how many people died in Russia. You don't know how many people died in India. They don't exactly give you a straight count, just so you understand. The rest of the world, we've got to get them to come along. That's why we have to get back into the Paris Accord. All right, gentlemen. Wait a minute, Chris. So why didn't he do it for 47 years? You were vice president. Why didn't you get the world? China sends up real dirt into the air. Russia does. India does. They all do. We're supposed to be good. And by the way, he made a couple of statements. तो ये देखा हमने कि ट्रम्प का ये कहना है कि इंडिया, चाइना और रशिया जो है स्ट्रेट काउंट नहीं दे रहे हैं कोविड-19 के रिलेटेड जो डेटा है। इस वजह से यूएस से जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ये कह रहे हैं हम कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारी जो डेथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। बाकी जो है, बाकी तीनों ही कंट्री जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अभी इंडिया में तो ट्रांसपेरेंसी है, इंडिया में तो पूरा डेटा जो है पब्लिकली है, सभी को पता है कि कितनी डेथ हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं और कितने हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लेकिन हाँ, चाइना और यूएसए में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है डेटा अभी तक, मतलब चाइना में 3000 लोग ही कैसे इन्फेक्ट हो सकते हैं ना, इन्फेक्टेड ऑफ द कोरोना वायरस। तो ये है। नेक्स्ट जो है ICGS कनकलता बरुआ, लेगेसी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो ICGS जो है अ फास्ट पेट्रोल वेसल नेम्ड ICGS कनकलता बरुआ वॉज कमीशन। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन हुई वेंसडे को। ठीक है, तो अब कोलकाता में, एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ टीनेज फ्रीडम। तो ये जो कनकलता बरुआ है ये एक फ्रीडम फाइटर का नाम है, टीनेज फ्रीडम फाइटर हु वाज शॉट डेड इन असम ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस टाइम पे, असम के टाइम पे, तो शी वाज शॉट डेड। और ये मतलब इतनी ज़्यादा ये नेशनलिस्ट थी कि उस टाइम पे इनको जब गोली चली थी तो इन्होंने अपना जो फ्लैग था, इंडियन फ्लैग, तो ये अपने हाथों में बिल्कुल ऐसे होल्ड किया हुआ था, है ना, और ताकि वो टच ना हो, ज़मीन पे ना टच हो। तो इस वजह से इनको कितनी गोलियां चली, लेकिन फिर भी उन्होंने वो छोड़ा नहीं। फिर दूसरी जो एक और फ्रीडम फाइटर आई थी तो उनको हैंड ओवर किया था। तो दैट्स वाई मतलब इनके नाम पे अभी असम में काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारी NGO वगैरह भी चलते हैं। एंड व्हाट इज़ द शिप? इट इज़ द 5th एंड लास्ट इन अ सीरीज ऑफ FPVs built by Garden Reach shipbuilders and engineers GRC Limited. The other 4 are ICGS Priyadarshini named after Indira Gandhi and ICGS Annie Besant। ठीक है, सब किसी ना किसी लेडीज़ के नाम पे ये बने हुए हैं। ठीक है, मतलब जो फ्रीडम फाइटर जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है कुछ हमारी हिस्ट्री में। ICGS कमला देवी आफ्टर कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड ICGS अमृत कौर। ठीक है, तो ये हैं, और ये इनके अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, और स्पीड ऑफ 34 नॉट्स एंड सच वेसल्स हैव ऑल्सो बीन डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। ठीक है, तो GRSE का नाम याद रखना, ये क्या है? GRSE मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इन्होंने जो है इंडियन नेवी को भी ये दिए हैं और कोस्ट गार्ड को भी अभी ये दे रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले ये बोला गया कि द प्रीवियस वर्जन्स वर नेम्ड ICGS राजश्री, रजत तंग, राजकिरण, राजकमल, राजदूत, राजवीर। द मॉडिफाइड वर्जन आर नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे। एंड हु वाज कनक लता बरुआ? तो यंगेस्ट मैट्रियर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, कनक लता बरुआ हैज़ आइकॉनिक स्टेटस इन असम एंड 17 की थी ये जब इन्होंने मुक्ति वाहिनी जो था ये लेट किया था। ठीक है, ट्राइकलर गोहपुर पुलिस स्टेशन से सितंबर 1942 को। एंड व्हेन पुलिस डिड नॉट लेट देम मूव फॉरवर्ड एंड अल्टरकेशन लेड टू फायरिंग, उसके बाद इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, एंड द कोस्ट गार्ड named an earlier ship after her. The previous ICGS Kanaklata Barua was commissioned in 1997 and decommissioned हो गई थी 2017 में 20 years की सर्विस के बाद। एंड काफ़ी सारे सर्च एंड रेस्क्यू मिशन किए थे। एंड द शिप वाज डिसमेंटल 2018, सोल्ड एज अ स्क्रैप। एंड यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, अभी जो है मैंने बता दिया कि 2 स्टैचूज़ भी हैं और शिप भी हैं उनके नाम पे। एंड शी वाज अ रिबल हु क्वेश्चन पेट्रियार्की, है ना, तो पेट्रियार्की पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी लेगेसी को याद रखना। तो ये है व्हाट आर डिफेंस ऑफसेट्स। तो डिफेंस ऑफसेट के बारे में मैंने बताया था कि हमारी जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, ठीक है, DAP, तो वो न्यू आई है। DAP 2020 ऑन मंडे अनाउंस किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, विच कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम फ्राइडे, है ना, October 1st। आज से, आज फ्राइडे, आज टुडे इज़ फ्राइडे, टुडे इज़ फ्राइडे, आज तो संडे है, आज थर्सडे है, सॉरी, है ना। सो चेंजिंग अ 15-year old पॉलिसी, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव द क्लॉज फॉर ऑफसेट्स। तो यहाँ पे ऑफसेट क्लॉज आपको पता होना चाहिए कि क्या है। यहाँ सरकार ने इसको हटा दिया है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हो कि क्यों हटाया है, वाई वॉज द क्लॉज रिमूव्ड, एंड विल नो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैव ऑफसेट क्लॉज किसके साथ नहीं होगा। पहले सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ कि ऑफसेट क्लॉज होता क्या है। तो ये क्या था,
जो भी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ हम क्या कर रहे हैं, रक्षा समझौता कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम कर रहे हैं, तो हमारी भी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है, ठीक है, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री, तो उसको भी मतलब बूस्ट अप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनके साथ ये हमारा एक अग्रीमेंट होगा कि आपको अगर यहाँ पे कुछ परचेजिंग या सेल करनी है, किसी भी अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 30% जो सामान है वो ख़रीदना ही पड़ेगा, ठीक है। 30% सामान जो है इंडिया की साइड से होगा एज अ, या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये हो सकता है ना। तो ये मतलब एक मैंडेटरी ये किया गया था कि बाय एन इंटरनेशनल प्लेयर टू बूस्ट इंडियाज़ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री इफ़ इंडिया इज़ बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इट, ठीक है। एंड सिंस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉस्टली, द गवर्नमेंट वांट्स पार्ट ऑफ दैट मनी इधर टू बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्री को बेनिफिट करने के लिए, या फिर अलाउ कंट्री टू गेन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का भी इसमें है। तो यहाँ पे अभी यही चीज़ बोला गया कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इसकी थी, इस वजह से ड्रॉप कर रहे हैं। एंड विल नो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैव ऑफसेट क्लॉज, तो ये कह रहे हैं कि ओनली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। G2G में जो होगा केवल क्या होगा, यहाँ पे ऑफसेट क्लॉज जो है नहीं होगा, है ना। सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्टर्स और इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स विल नॉट हैव ऑफसेट क्लॉज एनीमोर। और जो जैसे 36 राफेल फाइटर जेट्स की हुई थी, है ना, बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच गवर्नमेंट्स इन 2016, तो ये चीज़ें हैं इसमें। एंड बाकी आप पूरा डिटेल में इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे माय फ्रेंड जसवंत, तो आपको पता है जसवंत सिंह जो थे, जिनको जस्सू भी बोला जाता था, एनडीए के मतलब पहले रहे थे, और इनकी अभी डेथ हो गई थी, तो इनके बारे में हमने काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े थे, है ना। एन ऑनरेबल मैन करके एक एडिटोरियल पूरा आया था इन पे, तो वी विल बी नॉट डिस्कसिंग दैट। सो अबाउट 3 रिफॉर्म्स, तो दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनीष सब्रेवाल जी ने ये आर्टिकल लिखा है, एंड राइटर इज चेयरमैन टीमलेस सर्विसेज, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल है। 3 रिफॉर्म्स किस चीज़ में लाने, किस सेक्टर में लाने, एजुकेशन सेक्टर में, लेबर सेक्टर में, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में, ठीक है। तो ये बोला गया इन्होंने, एजुकेशन, लेबर एंड एग्रीकल्चर, दीज आर इंटरकनेक्टेड, और ये डीपली कनेक्टेड है, ये तीनों सेक्टर टुगेदर दे विल अशर इन इंडिविजुअल फ्रीडम बेनिफिटिंग यूथ एंड वर्कर्स, फार्मर एंड एमएसएमईज, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला है कि जैसे हम सरकार मतलब क्या ला रही है, बहुत सारी चेंजेस हम कर रहे हैं अभी, जैसे 3 फार्म बिल्स आए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लेबर लॉज हैं उनका यूनिफिकेशन किया गया है, पहले इतने सारे थे, उनको 4, तो ये बोला जा रहा है कि इतना यूनिफाइड इसे किया जा रहा है हर चीज़ को। तो जो चेंज हो रहा है, चेंज क्या है, चेंज इज़ अ फॉर्म ऑफ होप, है ना। तो चेंज में हमें किसी चीज़ को लेके फेयर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें हमें क्या होना चाहिए, एक आशा ढूंढनी चाहिए। अब जैसे इंडिया के जो पहले के जो लॉ थे, अगर एग्रीकल्चर लॉ की हम बात करें, तो वो ना ही प्रो फार्मर थे, ना ही प्रो कंज्यूमर थे, लेकिन वो क्या थे, प्रो मिडिल मैन थे। लेबर्स लॉ की बात करें तो वो ना ही प्रो लेबर थे, ना ही प्रो एम्प्लॉयर थे, लेकिन वो क्या थे, प्रो लेबर इंस्पेक्टर्स थे। एजुकेशन लॉज की बात करें तो वो ना ही प्रो स्टूडेंट थे, ना ही प्रो एम्प्लॉयबिलिटी थे, लेकिन वो प्रो जो एक मीडिएटरीज होते हैं ना, इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं, बिचौलिए, जैसे कि यूजीसी, AICTE एंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, BEO, तो इनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल थे, मतलब जिसके लिए होने चाहिए थे वो नहीं थे, है ना। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि अ वंडरफुल न्यू बायोग्राफी ऑफ दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की जो बायोग्राफी एक लिखी है दिनायर पटेल ने, तो इन्होंने 3 लेसन्स बताए हैं कि हम इस डिसफंक्शनल रिजीम को कैसे हम रिफॉर्म इसमें ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन थ्योरी दी थी कि वेल्थ ऑफ जो ड्रेन था, यूज्ड गवर्नमेंट डेटा टू प्रूव इंडियाज़ एक्सप्लॉयटेशन, है ना। कि मतलब एक तो इतना ज़्यादा जो है पहले जो था ब्रिटिश के टाइम पे, जब हमारा जो धन था वो यहाँ से कहाँ जाता था, UK में जाता था, है ना। तो उस टाइम पे ये है। द सेकंड, एनी चेंज मस्ट बी बैलेंस्ड, कोई भी चेंज हो उसको बैलेंस, उसमें संतुलन होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो जैसे नौरोजी थे, वो क्या थे, वो ही वॉज टू मॉडरेट फॉर द रेडिकल्स, ठीक है। जो उनके जो रेडिकल्स थे, जैसे कोई भी रेडिकल्स में जैसे आ गए, जैसा अगर भगत सिंह है या राजगुरु कोई भी, तो रेडिकल्स में हो गए, ठीक है। तो ये क्या थे, अगर ये इनसे बातचीत करते थे तो इनसे बोलते थे कि इतना ज़्यादा रेडिकल होना अच्छी बात नहीं है ना। और ये 2 रेडिकल थे फॉर द मॉडरेटर्स। तो ये जो विद इन मॉडरेटर्स, जैसे कुछ लोग का ग्रुप होता है ना, तो वहाँ पे वो बिल्कुल ऐसी बात करते कि हम 3 जैसे पिटिशन, प्रे, इसी से ही हम क्या करेंगे, काम चलाएंगे। तो कहते थे नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, हमको थोड़ा बहुत अपने चेंजेस लाने पड़ेंगे, है ना, सिचुएशन में। तो लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, है ना।
फाइनली एनी चेंज रिक्वायर्स ओपननेस भी होनी चाहिए, कॉज यू कांट साइमल्टेनियसली रिग्रेट एंड डिफेंड द स्टेटस को, क्योंकि नैरोजी जो थे बाद में जब उन्हें लगा कि जो ब्रिटिश है वो बिल्कुल सीधे तरीके से नहीं मान रहे, प्रार्थना याचिका से नहीं काम चल रहा है, तो वो थोड़ा सा क्या बन गए थे अपने 80s में, रेडिकल बन गए थे, है ना। तो ये है, तो अब ओपननेस भी रखनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एक चीज़ पे जो कर लिया फोकस वही आप कर रहे हो आगे भी। सो डिलीवरिंग द इक्वलिटी एंड जस्टिस ड्रीम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्रीम है वो क्या है, समानता और न्याय, ठीक है, यही एक ड्रीम है। और अगर इसको हमें डिलीवर करना है तो हमको क्या इंश्योर करना होगा, इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, कि आपको मतलब इंडिपेंडेंस हो कि आपको कहाँ खर्च करना है, आप इंडिपेंडेंटली आप अपना रह सकें, जीवन जी सकें। लेकिन ये क्या है, हमारे यहाँ पे इक्वलिटी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनॉरिटी रूल है। माइनॉरिटी रूल मतलब क्या है, माइनॉरिटी रूल का मतलब ये है कि अगर जैसे हम अपने एग्रीकल्चर की बात करें, परसों भी या कल भी हमने ये आर्टिकल पढ़ा था कि केवल 6% जो फार्मर हैं, ठीक है, उन्हीं को MSP का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो बेनिफिट मिल रहा है 6%। इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, जब सरकार ने बोल दिया कि इट विल रिमेन, है ना, तो ये सब भी है। लेकिन यहाँ पे ये बात हो रही है कि केवल इतना ही मिलता है, 6% को ही मिलता है। बाकी जो 45% ऑफ आवर लेबर फोर्सेज हैं, अगर लेबर की हम बात करें, 45% लेबर फोर्सेज ओनली प्रोड्यूसेस 15% ऑफ आवर GDP, है ना। तो यही जो है 45% ही प्रोड्यूस करते हैं, वो भी 15% हमारी GDP का। तो ये माइनॉरिटी रूल है यहाँ पे। दूसरा ये कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें हम तो 22,500 ऑफ 6.3 करोड़ इंटरप्राइजेज हैव अ पेड अप कैपिटल मोर देन 10 करोड़, है ना। तो केवल 10% जो वर्कर हैं, 10% ऑफ आवर वर्कर हैव सोशल एंटाइटलमेंट्स, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी और ये सोशल सिक्योरिटी केवल इन्हीं के पास है। तो माइनॉरिटी रूल एजुकेशन पे भी होता है, जहाँ पे केवल 15% जो हमारे किड्स हैं हु स्टार्ट क्लास 1 एंड फिनिशेस क्लास 12, ठीक है, इतने ही 15% है। एंड 10% ही ऐसे हैं जो अपने कॉलेज से डिग्री ले पाते हैं। तो ये सारी भी चीज़ है। पॉलिसी चेंज इज़ डिफिकल्ट बिकॉज इफेक्टिवनेस नीड्स द राइट बैलेंस ऑफ कन्विक्शन विद लिसनिंग, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया है। अब जैसे जो टैगोर थे, तो टैगोर ने एक एडवाइस दी थी गांधी जी को कि एकला चलो रे और वॉक अलोन, है ना। तो वॉक अलोन जो है वॉज हार्डली एंटी लिसनिंग बट सजेस्टेड करेज। तो ठीक है, मतलब जब हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाथ में होते हैं, मतलब हमारी लाइफ का कुछ ऐसा फेज़ होता है कि जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो हम उस टाइम पे अकेला रहना भी पसंद करते हैं, है ना। लेकिन कभी ऐसा होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होती है। आपको अपने विचार के मतलब जो लोग हैं उनको भी साथ लेके आपको चलना पड़ेगा और चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। अब जैसे एकला चलो रे, आप द हिंदू ही पढ़ रहे हो, है ना। एकला चलने से आपका क्या होगा, माइंड बस एकला हो जाएगा, द एंटी हिंदू आप बन जाओगे। मतलब आप सारी मतलब वही है कि एक विचारधारा के प्रति आपका जो व्यू पॉइंट है वो डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको बैलेंस अप्रोच अगर रखनी है तो आपको इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना होगा, आपको जनसत्ता भी पढ़ना होगा, कभी कभार आपको दैनिक जागरण आपको पढ़ना होगा, आपको द हिंदू भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपका उसके बाद क्या मिलेगा, एक बैलेंस्ड व्यू आपका डेवलप होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। And it would be unfair to deny that 10% of Indian farmers, workers and educators would be adversely affected by the recent reforms, but it would be insane to allow this organized vocal minority, ठीक है। तो यहाँ पे जो था, इन्होंने जो इकोनॉमिस्ट थे मैनकर ऑल्सन, तो इन्होंने जो ये सारे जो AICT NC मतलब ये जितने भी UGC वगैरह, तो इन सब के लिए क्या बोला था, ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशनल कोलेशंस हैं, ठीक है। तो इनका मतलब ये है कि इनको इतनी ज़्यादा पावर इनको ऐसे देनी नहीं है, और जो मेन जिसके लिए लॉ बने हैं उसके लिए ही ये होने चाहिए। तो 3 रिफॉर्म की ज़रूरत है इन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लेबर। तो ये रिलेटेबल भी हैं बिकॉज एम्प्लॉयड पॉवर्टी इज़ बिगर चैलेंज दैन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयड पॉवर्टी है वो सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट की जगह पे। और फार्मर्स जो है वो क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन वो सेल्फ एक्सप्लॉइटिंग है, क्योंकि उनके साथ साथ उनके जो छोटे बच्चे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर फार्मर्स इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनको उनकी प्रोड्यूस का उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है ना। और जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं आर मोस्टली डॉफ्स नॉट बेबीज़, आर लेबर इज़ हैंडीकैप्ड विदाउट कैपिटल, और कैपिटल भी हैंडीकैप्ड है विदाउट लेबर, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयबिलिटी इज़ अ बिगर प्रॉब्लम देन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा बोला भी जाता है, आपने सुना होगा कि जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है वो क्या होती है, इज़ द इलनेस, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेयरली अ सिम्टम। एंड इलनेस
नीड्स टू बी ट्रीटेड एंड नॉट द सिम्टम, है ना। हम क्या कर सकते हैं, इलनेस को ट्रीट कर सकते हैं लेकिन हम सिम्टम्स को ट्रीट नहीं कर सकते। तो अनएम्प्लॉयबिलिटी क्या है, एक इलनेस है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्री है, स्कॉलर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन दे लैक स्किल्स एंड क्वालिटी, है ना। तो जब उनके पास स्किल्स और क्वालिटीज़ ही नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, मतलब किसी जॉब में वो कहाँ पे जाएंगे, है ना। तो ये इसी का मतलब यही होता है कि द नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट एज अ वर्कर, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये होती है अनएम्प्लॉयबिलिटी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि डिग्री के बावजूद भी स्किल्स का ना होना, है ना, ये प्रॉब्लम है। हेल्पिंग फार्मर इन्वॉल्व हैविंग लेस ऑफ देम, और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को ये लग रहा है कि वो क्या करे, अगर उन्होंने ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला तो क्या कौन से उनको एक अलग से रिवॉर्ड दिया जाएगा या इंसेंटिव दिया जाएगा, या फिर क्या उन्होंने अगर कोई बच्चों को क्या किया, उनको मतलब कुछ भी डर नहीं है, ठीक है, कि अगर नहीं पढ़ाया तो भी चल रहा है, उनको तो सैलरी वगैरह बेनिफिट जो है सब मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें, और जो हायर एजुकेशन है उसमें भी जो है ओवर रेगुलेट किया जाता है, दे आर ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर सुपरवाइज, ठीक है। तो पूरी तरह से डेटा जो है साफ साफ नहीं होता। इंडिया इज स्टिल पुअर बिकॉज द अवार्डी रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अवार्डी रेजोल्यूशन 1955 में जो था, इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम जो था ये मतलब बात की गई थी, ठीक है। इसमें 1954 का ये था, 1955 में ये इसको रेजोल्यूशन पास हुआ। एक तरह से सोशलिस्टिक एटीट्यूड की इसमें बात की गई थी कि जो हमारा मतलब जो इकोनॉमिक जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो सोशलिस्ट मॉडल पे होगा, है ना। जैसे यूएसएसआर में था कि मतलब क्या होगा कि हमारे जो नेशनल वेल्थ है वो सबके लिए क्या होगी, बराबर होगी, है ना, रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ें बोली गई थी। एंड टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में ये 3 चीज़ें आती है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये सब अगर तीनों एक साथ आएंगी तो तब हम क्या कर सकते हैं, कुछ बेहतर हम जो काम है वो आगे क्रिएट कर सकते हैं। एंड द बिग गेनर्स जो होंगे इंडिविजुअल फ्रीडम से, वो कौन होंगे, यूथ, ठीक है। यूथ को फ़ायदा मिलेगा, फैक्ट्रीज़ को, एमएसएमईज़ को, वेजेस को, यूथ को इसलिए मिलेगा कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ अ मैरिज विदाउट डिवोर्स डजंट लेड टू फ्यूअर मैरिजेस बट फ्यूअर रजिस्टर्ड मैरिजेस, है ना। तो एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करेंगे वो शादियाँ मतलब कम होना शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, एक रजिस्टर्ड ही शादियाँ ऐसे होंगी। और लिबरल मतलब फार्मर्स को क्या होगा, इससे लिबर्टी मिलेगी, ठीक है। फैक्ट्रीज़ जो होंगे यहाँ पे 100% ऑफ लेबर लॉज विदाउट वायलेटिंग 10% ऑफ देम। डिक्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जो राजनीति का अपराधीकरण है और जो व्यापार, जो ट्रेड यूनियंस है, उनका जो राजनीतिकरण है, ये एक तरह से बिल्कुल पॉइजनस कॉम्बिनेशन बन गया है, ठीक है। और farmers will get a large share of retail prices, MSME don't have margins to manufacture their own employees। तो यही सब चीज़ें इस पर बताई गई हैं कि ये चेंज जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ होप, स्पेशली जब कोविड-19 का जो पैंडमिक है इसने हमारे जो फिजिकल स्पेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अभी हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, इंडियन वेलफेयर स्टेट की, ठीक है। लेकिन हमें अभी जो लैक ऑफ एम्बिशन है वो हमारे पास नहीं है ना, रिसोर्सेज। अब हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने भी यही बोला था कि इंडिया हैज़ रिमार्केबली क्रिएटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द इनफर्टाइल सोइल ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हायरार्किकल सोसाइटी, है ना। तो जो हमारा जो नेशनल गोल है वो ये होना चाहिए कि जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो वो इस वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में रहे। मतलब अब जैसे जो चाइनीज़ है, अमेरिकन है, तो ये क्या है, बिल्कुल लॉस्ट में जा रहे हैं अभी, है ना। तो जैसे चाइना में देखने को चाइना को मिल रहा है कि वहाँ पे हर चीज़ें उनकी तरीके से नहीं हो रही हैं। एंड इंडिया हैज़ अ यूनिक चांस, तो हमारे पास एक यूनिक चांस है, प्रॉस्पेरिटी है, बिकॉज स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन। तो इन सब क्षेत्रों में हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। वहाँ पे क्या है, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जो करंट में जो क्राइसिस चल रहे हैं वो तो है ही, है ना। तो ये है। and toxic politics in aging countries and domestic opportunities, young population, productivity, frontier distance, our choices must reflect our hopes rather than our fears, ठीक है। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स है कहीं ना कहीं इसके क्या होंगे, मतलब एक आउटकम जो है वो एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। तो इस वजह से फेयर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हमारी जो चॉइसेस होती हैं उसमें हमें होप देखनी चाहिए। और ये जो होप है यहाँ पे जो सब्सटेंशियल
रिफॉर्म है वो सिविल सर्विसेज, बैंकिंग में, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज केंद्रीकरण है ना, अर्बन रिफॉर्म, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इनके थ्रू हम ये होप जो है इसको पॉजिटिव वे में हम तब्दील कर सकते हैं। एंड जो इंडिया के ओल्ड इकोनॉमिक पाथ था ऑफ्टन साइटेड जॉन मेनर्ड केन्स, तो इन्होंने 1923 में एक बुक लिखी थी, ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स है ना, मॉनेटरी रिफॉर्म्स पे इन्होंने लिखी थी। तो इन्होंने इसमें यही बोला था कि जो शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है उस पर भी हमको ज़्यादा फोकस देना चाहिए। इनका कमेंट उसमें ये था कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, है ना। तो इसमें भी ये बोला गया था कि हमारे जो अभी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसमें भी हमको फोकस करना चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म पे जाके कुछ होगा। टेकिंग रिस्क दैट एक्सपेंड इंडिविजुअल चॉइस फॉर आवर वर्कर्स एंड फार्मर्स एंड साइटिंग कीन्स 1942 कमेंट फिर इनका ये आया था कि इन द लॉन्ग रन ऑलमोस्ट एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है, तभी जाके सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। ये जो है पैसेंजर प्लीज़ नोट, तो पैसेंजर प्लीज़ नोट जापान की जो एयरलाइंस है, तो यहाँ पे जेंडर जो डिस्पैरिटी थी, मतलब पहले बोला जाता था लेडीज़ एंड जेंटलमैन या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे ये बोला जाएगा आपसे कि ऑल द पैसेंजर। तो यहाँ पे जो जैसे ट्रांसजेंडर होते हैं या LGBTQI कम्युनिटी वाले जो लोग होते हैं, तो उनको भी मतलब एक तरह से सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसमें है जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड। गांधी इन 2020, तो हिज वॉज अ क्रिएटिव रेजिस्टेंस। गांधी इन 2020, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हिज वॉज अ क्रिएटिव रेजिस्टेंस दैट एक्नॉलेजेस एंड ऑल्सो ट्रांसेंड पास्ट हर्ट्स। तो ये कि महात्मा गांधी ने जो था नॉन वायलेंस पे फोकस किया था। एंड अभी हम ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है ना, और जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स एंड रिलेटेड हर्ट, और सबसे मेन यहाँ पे मतलब यही चीज़ बोली गई है स्पेसिफिक जो गांधी जी ने एम्फेसाइज किया है रॉन्ग एक्शन पे इन हिज प्रोलिफिक पॉलिटिकल लाइफ, नॉट हिज फंडामेंटल इनसाइट। दिस इज एज ट्रू फॉर दोज हु डिनाउंस गांधी फॉर बीइंग एंटी हिंदू एज दोज हु आर कन्विंस दैट ही वॉज अ रेसिस्ट। तो अब गांधी जी को ये था कि 1893 में वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे एंड फोर्सली उनको क्या कर दिया गया, जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वो थे, तो कलर्ड मैन, बिकॉज ही वॉज अ कलर्ड मैन, ठीक है, तो इस वजह से उनको बाहर कर दिया गया था, निकाल दिया गया था ट्रेन से। एंड द बिटर कोल्ड नाइट गांधी स्पेंड अ ओनली लोनली रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेंज कंट्री में एक वो पूरी तरीके से उनको एक अकेली रात जो थी बाहर ही गुजारनी पड़ी थी। तो उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा वो बन गया था, बन सकता था। एज ही शिवर्ड थ्रू द नाइट इन द स्टेशन वेटिंग रूम, है ना। उसके बाद वो राजकोट जा सकते थे, लेकिन इवेंचुअली उनको ये लगा कि नहीं, उनकी जो ड्यूटी है वो ये नहीं है, और जिसने उनको ऐसे निकाला है गाड़ी से वो भी रियल कल्प्रिट नहीं है। रियल कल्प्रिट वो है कि जिसने उसकी जो थिंकिंग है वो उस वे में शेप की है कि जो भी कलर्ड मैन होते हैं उनको जो वाइट सुप्रीमेसी जिसने बिल्ड किया है ना, कि उनको क्या है जो सिम्टम ऑफ डीप डिसीज ऑफ कलर प्रेजुडिस। तो कलर प्रेजुडिस में मतलब जिसका जो मेन रोल है उसके वो जो रूट कॉज है वहाँ तक वो जाएंगे। और उन्होंने फिर इसको मतलब जो ह्यूमिलिएशन उनके साथ जो हुआ था, इंसल्ट उनकी की गई, तो उसको बोला गया क्रिएटिव एक्सपीरियंस, है ना। तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस उन्होंने बोला, सो दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। उसी के बाद से हमको ये बहुत सारे आंदोलन देखने को मिलते हैं और बहुत बड़ा हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो ये सब गांधी जी का रहा है और इस मेजर इवेंट का काफ़ी बड़ा रोल इसमें रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ था कि माई एक्टिव नॉन वायलेंस बिगेन फ्रॉम दैट डेट एंड दिस सीक्वेंस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इलस्ट्रेट पावरफुल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। तो अभी भी यही चीज़ बोला जा रहा है कि आपको जो है डिसेंटमेंट अगर मतलब आपको दिखाना भी है, ठीक है, अगर आपको रिसेंटमेंट दिखाना है तो आपको एक क्रिएटिव रेजिस्टेंस का पाथ जो है वो चूज़ करना होगा। देखो सपोज़ मतलब अगर हम इतनी ज़्यादा टिपिकल आपको लैंग्वेज लग रही है तो अपने आसपास के एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे सपोज़ अगर 2 पर्सन है, ठीक है, A B, तो ये क्या है, रिलेशनशिप में है दोनों, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ कि A शी इज़ अ गर्ल, ठीक है, एंड B इज़ अ मेल, तो इसने गर्ल ने इससे ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। अब ब्रेकअप हो गया तो इसने क्या किया कि इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा बोला कि ऐसे ही चलेगी छोड़ के, और फिर इसको क्या किया, सोशल मीडिया पे कुछ गलत पोस्ट कर दिया, जो उनकी पहले जो आपस में बीच में फ़ोटो जो शेयर हुई होंगी उनको पब्लिसाइज़ करके इनके घर वालों को। तो एक तरह से गर्ल्स को क्या हुआ, मेंटल टॉर्चर हुआ, फिर सुसाइड कर लिया, फिर दोनों ही इसमें फंसे, ठीक है। वो तो सुसाइड करने के बाद, और ये क्या है, इसमें ये फंस गया। इसी तरह से मतलब अगर गर्ल ने भी क्या कर दिया, बॉय पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दिया जबकि ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के लिए एक तरह से मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा और सिचुएशन बहुत ही बेकार हो जाएगी, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन यहीं पे वो क्या कर सकते थे, अगर ब्रेकअप हो गया है किसी का,
तो आराम से अपनी लाइफ में मूव ऑन करके कुछ अचीवमेंट कर सकते थे हासिल, है ना। तो ये सब यहीं पे यही चीज़ बोला गया है कि इसको आप जो भी आपके साथ अगर कुछ बैड इंसिडेंट भी हो रहा है तो उसको आप क्रिएटिव एक्सपीरियंस ऐसा लो, है ना, उसको आप अपना मूव ऑन करो लाइफ में। और रिसेंटमेंट नहीं पालना चाहिए क्योंकि वो एक तरह से डेंजरस हो जाता है, वो पॉइजन हो जाता है। एंड दिस इज़ द ईयर व्हेन द राम जन्मभूमि मूवमेंट वाज ऑफिशियली ग्रांटेड। तो बस मेन इसमें यही सारी चीज़ें हैं। इम्प्यूनिटी इन हाथरस, तो हाथरस में जो अभी जो रेप केस हुआ था तो उससे रिलेटेड ये है। और दलित विक्टिम थी एंड जो अपर कास्ट के लोग थे, तो 19 ईयर्स ओल्ड वुमेन फ्रॉम द दलित कम्युनिटी इन हाथरस, शी वाज गैंग रेप्ड बाय देम, है ना। तो ये चीज़ बोला गया कि इसमें इनइक्वालिटीज़ और इनजस्टिसेस जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि अभी जो अपर कास्ट मैन थे उनको काफ़ी सारी प्रिविलेज मिली होती हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जो दलित की बॉडीज़ है ना, उनको टच कर सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं, हैरेस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो एक्यूज़ हैं वो ठाकुर फैमिली से हैं विद अ रिकॉर्ड ऑफ कास्ट वायलेंस अगेंस्ट द विक्टिम्स फैमिली, और इसके काफ़ी ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स भी दिखते हैं कि जो ये जो एपिडेमिक है सेक्शुअल वायलेंस, तो इसमें इंडियन वुमेन और गर्ल्स हैं वो रेगुलरली क्रैशेस होती रहती हैं। एंड यूपी पुलिस यहाँ पे देखने को मिलती है कि उन्होंने उनके परिवार के विदाउट कंसेंट, मतलब एक बार लास्ट ग्लिम्स भी नहीं देख पाए वो लोग अपनी बेटी की, और उसको क्रिमेट कर दिया गया है ना। तो ये चीज़ बोली गई है कि अभी जो यूपी में है टफ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, कि वहाँ पे बोला जा रहा है कि वो नेशनलिस्ट माचो गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत एक स्ट्रिक्ट रूल अपना रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, और उसको बोला जा रहा है फिर ये न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है तुरंत, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एनकाउंटर वगैरह कर दे रहे हैं। सो डिस्पाइट रिप्रीमांड्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड नो पुलिस ऑफिसर हेल्ड अकाउंटेबल, ठीक है, अकाउंटेबल भी नहीं हो रहे। एनएसए के थ्रू आपको पता है कितना ज़्यादा एनएसए का यूज़ है और किन चीज़ों में यूज़ हो रहा है, काउ स्लॉटर में एनएसए का यूज़ हो रहा है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट का। एंड आफ्टर अ डॉग विसल इज हार्टलैंड पॉलिटिक्स अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़, तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। जैसे जब सीए के प्रोटेस्ट हुए थे तो उस टाइम पे भी जो पब्लिक प्लेसेस थे तो वहाँ पे क्या किए, उन सारे जो लोग मतलब प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे उनके नाम वगैरह लिखे गए थे दीवारों पे, है ना, फोर्सली बहुत सारी चीज़ें, ये सब एजेंडा चल रहा था। तो यही चीज़ है कि इन डेमोक्रेसी द स्टेट इज़ ग्रांटेड द मोनोपोली ऑफ वायलेंस बट इन टर्न इट इज़ बाउंड टू फेयरनेस, जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस फॉर ऑल, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और यही सारी चीज़ें कि जस्टिस मिलना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए था पुलिस को, और ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट जो लास्ट राइट था उसमें शामिल होने देना चाहिए था घर वालों को। द डिमोलिशन, तो ये बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है कि सीबीआई ने अभी मतलब बोला है कि मस्ट अपील बाबरी वर्डिक्ट टू ट्राई आंसर क्वेश्चन डज मेजॉरिटी एंड द मॉब हैव राइट ऑफ द वे इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अयोध्या में जब डिमोलिश हुआ था मस्जिद दिसंबर 6, 1992 को, लेकिन ये बोला गया कि वो कोई ऐसे प्लान नहीं था, है ना, वो केवल एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये चीज़ कर दी। और यही मतलब कोर्ट के जजमेंट से जो स्पेशल कोर्ट लखनऊ है तो उन्होंने ये बोला है कि 28 ईयर जो ओल्ड ये केस था कि इसमें कोई ये प्री प्लान नहीं था, कोई भी इसमें केवल जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा ही ऐसा हो गया था। तो इस वजह से जो 32 एक्यूज थे वो क्या हो गए, उनको एक्विट कर दिया गया है, ठीक है। एंड इट चैलेंजेस फैक्ट डज नॉट प्रॉमिस क्लोजर, तो यही सब चीज़ें बोली गई हैं। ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो इतना ज़्यादा डीप में इसमें जाना नहीं चाहिए। ये जो नॉट जस्टिस है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये एक ब्लॉट है सीबीआई में। अब सीबीआई को आपको पता है कि बार बार बोला जाता है केस्ड पैरेट, है ना, केस्ड पैरेट बोला जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में सीबीआई रहता है सरकार के। तो अभी भी यही है, अभी भी इस वजह से ही मतलब यहाँ पे जो एक्यूज थे उनको रिहा कर दिया गया है, और 6 दिसंबर को मतलब 3 मिनट में ये फैसला कर दिया गया। 49 में से जो 17 की मौत थी 28 सालों में हो गई, है ना। जो 351 जो थे यहाँ पे गवाह भी थे, है ना। और यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या यूज़ किया, विद द इन्वोकिंग इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड 2017 दैट लेट जस्टिस बी डन थ्रू हेवंस फॉल, है ना। इट वेंट ऑन टू ऑब्जर्व दैट इन द प्रेजेंट केस क्राइम्स विच शेक द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहले से ही मतलब होता आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही स्वर्ग जो हैं वो गिर जाएं, लेकिन जो है तभी भी ऐसे जस्टिस होता रहेगा, है ना, इस तरीके से। द एक्यूज्ड वर चार्ज विद वेरियस सैंक्शन। अब यहाँ पे जो सैंक्शंस है ये आप देख सकते हो कौन कौन से सैंक्शन इस पे लगे थे। इंडियन पेनल कोड का इंसाइटमेंट टू वायलेंस सेक्शन 153A एंड 153B, कॉन्स्पिरेंसी टू कमिट अ क्राइम सेक्शन 120B एंड अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 149, ठीक है। तो ये है। अब
अब ये था जो फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, इसमें ये था कि ये पनिशेबल होगा, ठीक है। एंड फॉर अनलॉफुल असेंबली मेयर प्रेजेंस इज इनफ टू मेक अ वन लायबल, दे कैन बी टू ओपिनियन ऑन वेदर एल.के. अडवाणी अदर्स वर मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो ये बस क्रिमिनल जस्टिस पे ही बोला गया, और यही चीज़ है कि द जजमेंट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है। जजमेंट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल एज द कोर्ट हैज़ एक्यूटेड ऑल द एक्यूज्ड हेल्ड द डेमोलिशन, कि एक तरह से स्पॉन्टेनियस, मतलब इनको क्या कर दिया गया, सीधा बोल दिया कि अननोन एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जिन्होंने जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एंड कोर्ट ने जो 100 वीडियो टेप्स थे, है ना, जो इंसिडेंट थे ऑडियो के, वो सब चीज़ें नहीं सुनी। बट देन मोस्ट क्रिमिनल ट्रायल कन्विक्शन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और 351 जो विटनेसेस थे, गवाह, मैंने बताया आपको, हैड टेस्टिफाई एंड मोर देन 800 डॉक्यूमेंट्स वर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला है कि CBI फेल टू कन्विंस द जज। तो CBI ने इतने सारे प्रूव होने के बाद भी वो एक तरह से केज पैरेट बन गई है, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि ये इट इज़ अ हाई टाइम दैट इज़ लिबरेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इसको लिबरेट करना है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैन नॉट इम्प्रूव इस प्रोसिक्यूशन और जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, अगर इन दोनों को हम अलग अलग ना करें, बाइफरकेट करना इनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ है कि अभी क्या है कि जांच भी एक ही बंदा कर रहा है, और जो अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो सब भी क्या है, एक ही के द्वारा हो रहा है ना। तो ये इनको बाइफरकेट करने की ज़रूरत है। एंड द क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स कमेटी मस्ट मेक अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ऑन दिस। तो इसके लिए जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स कमेटी है वो रिकमेंडेशन दे सकती है। तो ये जस्टिस सिस्टम में सुधार करने की बात थी, और इसके अलावा तो इतने खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज है नहीं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।